नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलेंगे बड़े विस्तार से। ट्रंप के करीबी और दोस्त अब खुलकर मोदी के साथ। नए इंडिया ने कैसे गजब का गेम कर दिया आज आपको दिखाऊंगा। भाई कोई गाली दे रहा है, कोई कोस रहा है। ट्रंप की सनक के खिलाफ किस किस ने मोर्चा खोल दिया। पीएम मोदी की मदर ऑफ ऑल डील में ऐसा क्या है जो ट्रंप के टैरिफ का भूत बना देगा क्या। भारत को घेरने निकले पाकिस्तान और बांग्लादेश की नई इंटरनेशनल बेइज्जती कैसे हुई है, आज यह भी आपके लिए लाया हूं। इधर मोदी के हिंदुत्व पर नया अटैक, उधर ओवैसी ने मुस्लिम वोट के ठेकेदारों को खुला ललकार कैसे दिया, आज वो भी आपको दिखाऊंगा। मोदी के हिंदू वोट को तोड़ने और ओवैसी को साथ जोड़ने के लिए इंडी वाले वो कर रहे हैं जो किसी ने सोचा ना होगा। साथ ही बॉर्डर पर पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा। फिदाइन हमले और बैट एक्शन की तैयारी में है क्या मुनीर। पाकिस्तान नहीं सुधरा, खबर आ गई है कब होने वाला आतंकी हमला और मोदी छोड़ेंगे नहीं इस बार क्या, इसके बारे में आपको बताऊंगा। आतंकियों के साथ मुनीर की मीटिंग, बहुत जल्द पाक का फाइनल इलाज होना तय हो गया है क्या। और कहीं बर्फ के पहाड़, कहीं इतनी बारिश हो गई कि सब बह गया। क्या ही गजब कर रहा है मौसम। उत्तराखंड हिमाचल से आ रही खबर क्या कह रही, ठंड गई या फिर लौटने वाली है, आज आपको यह भी बताऊंगा। और आखिर में सोचा है कभी हमारा स्पेशल सेगमेंट, एक सांप अगर दूसरे सांप को काट ले तो जहर का असर होगा या नहीं। सोचें कभी भाई, सांप में, दोनों सांप में जहर, और सांप के जहर से ही बनता है एंटीडोट। तो जब दोनों में जहर, तो जहर का असर होगा या नहीं। सोचे कभी सांप को काटेगा तो क्या होगा, आज बताऊंगा आपको। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली में बैठक की है और बैठक में सभी राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव शामिल हुए। इस दौरान पार्टी और संगठन की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। साथ ही जी राम जी बिल को लेकर पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाने पर रणनीति बनाई गई। संभल के सीओ रहे अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज का तबादला कर दिया गया है। जज विभांशु सुधीर के तबादले के विरोध में आज वकीलों ने संभल कोर्ट में प्रदर्शन किया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन। यूपी के प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के एक ट्रेनी विमान की क्रैश लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि 2 सीटर माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट रूटीन ट्रेनिंग पर था और इस दौरान उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो तालाब में जाकर गिर गया। हादसे में दोनों पायलट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और इस हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है। नोएडा में पानी में डूबकर हुई इंजीनियर की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बिल्डर ने 2022 में प्लॉट में पानी भरने को लेकर नोएडा के सीईओ से शिकायत की थी, लेकिन 3 साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। इस मामले में आज यूपी सरकार ने युवराज के पिता को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। इस साल रिपब्लिक डे पर पहली बार स्वदेशी लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। 26 जनवरी के कार्यक्रम के लिए रिहर्सल भी की गई। 8 गन 52 सेकंड में 21 गोले दागेंगी। ये तोप ब्रिटिश 25 पाउंडर गन्स की जगह ले रही है। 105 mm की यह तोप ऑपरेशन सिंदूर में पीओके स्थित आतंकी कैंप के खिलाफ सफल रही थी। बांग्लादेश के साथ जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ढाका को भारत सरकार ने अपने राजनयिकों के लिए नॉन फैमिली स्टेशन घोषित कर दिया है, जिसके बाद बांग्लादेश में तैनात अधिकारियों के परिवार वालों को स्वदेश लौटने के लिए कह दिया गया है। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। ट्रंप के करीबी और दोस्त अब खुलकर मोदी के साथ। नए इंडिया ने गजब गेम कर दिया क्या। कोई गाली दे रहा है, कोई कोस रहा है। ट्रंप की सनक के खिलाफ किस किस ने मोर्चा खोल दिया। पीएम मोदी की मदर ऑफ ऑल डील में ऐसा क्या है जो ट्रंप के टैरिफ का भूत बना देगा। और भारत को घेरने निकले पाकिस्तान बांग्लादेश की नई इंटरनेशनल बेइज्जती कैसे हो गई। सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। कल पीएम मोदी खुद को कार्यकर्ता और बीजेपी के अध्यक्ष को बॉस बता रहे थे। आज दुनिया फिर से पीएम मोदी को बॉस बता रही है। भारत की ताकत को सलाम ठोक रही है और ट्रंप को पानी पी पी कर कोस रही है। जो ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर मोदी को घेरने निकले थे, आज उनके ही दोस्तों ने उनका चक्कर घिन्नी बनाकर छोड़ दिया है और मोदी मोदी कर रहे हैं। ट्रंप के दोस्त यूरोप के नेताओं ने तो ट्रंप के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। दोस्ती की दीवार गिर गई। था ना एक ऐड था कि ये दीवार गिरती क्यों नहीं भैया, वहां दीवार बची ही नहीं, सब गिर गया धड़ धड़ धड़। अब तो यूरोप और बाकी देश ट्रंप के साथ आर पार के मूड में है। लाओ देख लें बहुत हुआ तुम्हारा। लेकिन कहानी का दूसरा पार्ट यह है कि ट्रंप से लड़ने के लिए
सब मोदी और भारत के सहारे के साथ खड़े। जो देश कल तक अमेरिका का लिहाज कर रहे थे, ट्रंप को मना रहे थे, उनके सब्र का बांध टूट गया है। ट्रंप ने इतनी ज्यादा अति कर दी बॉस, एकदम माहौल इतना घिना दिए कि अब अमेरिका के दोस्त देश जो हैं, पुराने सहयोगी, सब खुल के ट्रंप के खिलाफ बोलने लगे। आप देखिए कि स्विट्जरलैंड के दावोस में इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आर्थिक मंच सजा हुआ है। वो मंच एंटी ट्रंप देशों का अड्डा बन गया है। उस मंच से बड़े बड़े नेता आकर ट्रंप की दादागिरी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दावोस के मंच से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कह दिया, अरे बॉस, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कनाडा के पीएम ने कह दिया कि दुनिया में अब अमेरिका की चौधराहट नहीं चलेगी। डेनमार्क के पीएम कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। डेनमार्क के एक सांसद ने तो ट्रंप को खुले संसद में गाली दे दी भाई। उधर यूके, फिनलैंड और नॉर्वे ने प्रतीकात्मक तौर पर ग्रीनलैंड में अपनी सेना के जवान भेज दिए। अमेरिका के अंदर भी ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ट्रंप की यूरोप की नीति को कूटनीति नहीं बल्कि मूर्खता बता रहे हैं। यानी ट्रंप के खिलाफ तगड़ा बवाल मच गया है। ट्रंप के खिलाफ सब एकजुट होने लगे हैं। यूरोपीय देश न नेटो का लोड ले रहे हैं, न ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी को मान रहे हैं। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यूरोप को भारत के तौर पर एक नई आर्थिक ताकत मिल गई है। यूरोप को भारत में सबसे भरोसेमंद पार्टनर दिख रहा है, क्योंकि भारत इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ट्रंप से आर्थिक युद्ध में यूरोप के लिए भारत से डील ही सबसे बड़ा हथियार बन गई है। वो डील जिसे यूरोप के देश मदर ऑफ ऑल डील बता रहे हैं। लेकिन यह मदर ऑफ ऑल डील है क्या? जो दुनिया का बाप अपने आप को मान रहे अमेरिका को चोट पहुंचाएगी, और उसमें ऐसा क्या है जो ट्रंप के टैरिफ वॉर का भूत बना देगा? आज आपको बताऊंगा। क्यों ट्रंप से उखड़े देश इस वक्त नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं, कैसे यूरोपीय संघ में शामिल देश एक एक करके भारत के चक्कर लगा रहे हैं, यह सब आपको बताऊंगा। और इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच भारत के सम्मान की गूंज तो आपको सुननी ही चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की कैसे भयंकर बेइज्जती हुई है, बांग्लादेश की कैसे भयंकर बेइज्जती हुई है, यह भी दिखाऊंगा। लेकिन सब विस्तार से बताऊं उससे पहले एक झलक देखिए। In this world full of turbulence, everybody is looking for trusted partners, and India definitely lists very high. Argue the middle powers must act together, because if we're not at the table, we're on the menu. Competition from the United States of America through trade agreements that undermine our export interests, demand maximum concession, combined with an endless accumulation of new tariffs that are fundamentally unacceptable. क्यों दुनिया पीएम मोदी को नया बॉस बता रही है? कैसे ट्रंप की गुंडागर्दी के बीच भारत दुनिया के लिए नई ताकत बनकर आ गया है? यह सब बताऊंगा। उससे पहले देखिए कि ट्रंप दुनिया को कहां लेकर आ गए। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की जिद ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदल कर रख दिया है। अमेरिका के दोस्त माने जाने वाले यूरोपीय देश भी ट्रंप के खिलाफ खुलकर खड़े हो रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि डेनमार्क की संसद में ट्रंप को गाली दी जा रही है। डेनमार्क की संसद में ग्रीनलैंड पर बोलते हुए एंडर्स विस्टिसन ने, जो कि एक सांसद हैं, उन्होंने ट्रंप के लिए एफ वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, उनको खुली गाली दे दी। सुनिए कैसे ट्रंप को गाली दी जा रही है, और कोई नॉर्मल ऐसे मामूली सोशल मीडिया पे ट्रोल नहीं दे रहा, संसद में खड़े होकर सांसद गाली दे रहा है ट्रंप को। आप सोचिए, जो डेनमार्क नेटो का फाउंडिंग मेंबर है, उसके सांसद अमेरिका के राष्ट्रपति को खुलकर गाली दे रहे हैं, एफ वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड हड़पने को लेकर ट्रंप ने डेनमार्क समेत 8 देशों को टैरिफ की धमकी दे दी। वो भाई के पास कुछ है ही नहीं, वो ऐसे निकालता है टैरिफ टैरिफ टैरिफ, जिधर मन करता है उधर टैरिफ फेंक देता है। लेकिन डेनमार्क और यूरोप के बाकी देश ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी का लोड नहीं ले रहे। डेनमार्क समेत पूरे यूरोप में मदर ऑफ ऑल डील की चर्चा हो रही है, पीएम मोदी की चर्चा हो रही है। यह मदर ऑफ ऑल डील है क्या, और क्यों मोदी मोदी हो रहा है, आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि कैसे ट्रंप के खिलाफ दुनिया भर में जुबानी जंग छिड़ गई। ब्रिटिश सांसद एड डेवी ट्रंप को इंटरनेशनल गैंगस्टर कह रहे हैं। कोई डोनाल्ड ट्रंप को गाली दे रहा है, कोई गैंगस्टर कह रहा है, कोई गुंडा बता रहा है, कोई सबसे करप्ट राष्ट्रपति बता रहा है अमेरिका का। सोचिए कितनी भद पिटवा रहे हैं ट्रंप अमेरिका की, छींचा लेदर होकर रखी है। ट्रंप के खिलाफ यह भयंकर गुस्सा स्विट्जरलैंड के दावोस में भी फूटा, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठकें हो रही। वहां ग्लोबल मंच से कनाडा के पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति
दोनों ट्रंप को कोस रहे हैं। सुनिए कैसे ग्लोबल मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति की भयंकर बेइज्जती एक के बाद एक होती चली जा रही है। It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. Competition from the United States of America through trade agreements that undermine our export interests, demand maximum concessions, and openly aim to weaken and subordinate Europe, combined with an endless accumulation of new tariffs that are fundamentally unacceptable, even more so when they are used as leverage against territorial sovereignty. But we do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism. यानी बड़े बड़े देश कह रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, इफ वी आर नॉट इन द मेन्यू वी आर ऑन द टेबल। यानी अगर हम मेन्यू में नहीं हैं, मतलब अगर हम टेबल, वी आर नॉट ऑन द टेबल वी आर इन द मेन्यू, यानी अगर हम टेबल पे नहीं हैं बैठ के बातचीत करने के लिए, तो हम मेन्यू में हैं भाई। ये आदमी खा जाएगा हमको, डोनाल्ड ट्रंप। बड़े बड़े नेता ट्रंप को चेता रहे हैं कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लेकिन ट्रंप कहां मानने वाले? वो तो तैयारी किए बैठे हैं कि 1 फरवरी आए और वो ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के 8 देशों पर टैरिफ लगा दे। यानी ग्रीनलैंड लेने के लिए ट्रंप मिसाइल और रॉकेट नहीं मार रहे, बल्कि टैरिफ को हथियार बना रहे हैं। ट्रंप को लग रहा है कि यूरोप के देश उनके टैरिफ से डरकर सरेंडर कर देंगे, लेकिन बॉस यूरोप के देश ट्रंप से भी आगे निकले। उन्होंने ट्रंप की धमकी का तोड़ निकालने के लिए प्लान बी बनाया। यूरोपीय देश ट्रंप के नए टैरिफ लगाने से पहले ही भारत से सबसे बड़ी डील करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो मेगा डील होने वाली है, उससे पहले ही यूरोप के देश भारत के चक्कर लगा रहे हैं। पहले पोलैंड के विदेश मंत्री भारत आए थे, अब स्पेन के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं और खुलकर कह रहे हैं कि दुनिया में मची उथल पुथल के बीच स्पेन को भारत जैसे देश पर भरोसा है। In these very complicated times in the world, it's very important for Spain to foster our relationship with such a reliable country like India, a country that believes in international law, that upholds the principles of the United Nations Charter, and that believes in multilateralism. दुनिया में इस वक्त नरेंद्र मोदी और नए भारत की चर्चा हो रही है कि भाई भारत ही उम्मीद जगाए रखे हुए। आप देखिए दुनिया के डायनामिक्स कैसे बदल रहे हैं। जिस वक्त ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर धमका रहे हैं, उसी वक्त यूरोप के एक देश स्पेन ने भारत को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। स्पेन ने भारत की तरफ से शुरू किए गए इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव यानी IPOI में शामिल होने का ऐलान किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस फैसले के लिए स्पेन का स्वागत किया। यह सिर्फ भारत और स्पेन के बीच एक एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि समंदर में चीन की दादागिरी के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने का मैसेज है। साल 2019 में पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। समंदर को सुरक्षित, स्वच्छ और विवाद मुक्त बनाए रखने के लिए पीएम मोदी ने यह पहल की थी, क्योंकि भारत का यह मानना है कि समंदर की कोई भी समंदर एक देश की जागीर नहीं है। यानी समंदर में चीन के वर्चस्व से निपटने के लिए भारत ने जो मोर्चा खोला है, उसमें अब स्पेन भी जुड़ गया है। स्पेन का भारत के साथ आया यह मैसेज है कि मुश्किल वक्त में यूरोप चीन पर नहीं बल्कि भारत पर ज्यादा भरोसा करता है। स्पेन भी यह जानता है कि चीन भरोसे के लायक देश नहीं है। इस वक्त दुनिया में भारत के साथ ट्रेड डील करने की होड़ मची हुई है। पिछले साल न्यूजीलैंड ने भारत के साथ ट्रेड डील की थी। अब यह खबर है कि न्यूजीलैंड की विपक्षी पार्टी भी संसद में इस डील के समर्थन में वोट करने जा रही है। वहां की लेबर पार्टी कह रही है कि भारत जैसी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ डील को ब्लॉक करना अगर सही नहीं होगा तो फिर क्या सही होगा? मतलब डील को लॉक करना सही है, डील को ब्लॉक करना सही नहीं है। आप सुनिए कैसे न्यूजीलैंड के पीएम भारत के साथ डील के फायदे बैठ के गिना रहे हैं, फिर आपको बताता हूं उस मदर ऑफ ऑल डील में क्या है। यानी दुनिया के बड़े बड़े देश बता रहे हैं कि ट्रंप से सटने में नुकसान और भारत से सटने में फायदा है। जब दुनिया में घमासान मचा है, तब क्यों ज्यादातर देश भारत पर भरोसा कर रहे हैं? इसकी एक और वजह आपको बताता हूं। दरअसल अमेरिका और चीन भले ही बड़ी आर्थिक ताकत है, लेकिन दोनों ही देश भरोसे की कसौटी पे खड़े नहीं उतरते। अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाता है, चीन पीछे नहीं रहता। ऐसे में दुनिया नरेंद्र मोदी जैसे ग्लोबल लीडर पर भरोसा जता रही है, जो ग्लोबल साउथ की बात करते हैं।
आप देखिए, हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स के तहत नई रैंकिंग जारी हुई। 154 देशों के इस इंडेक्स में भारत 16वें नंबर पर। यह इंडेक्स बताता है कि कोई देश अपने नागरिकों, पर्यावरण और दुनिया के प्रति कितनी जिम्मेदारी से काम करता है। इस इंडेक्स में जहां भारत 16वें नंबर पर है, अमेरिका 66वें नंबर पर और चीन 68वें नंबर पर है। तो जो देश रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनके भरोसे कौन बैठेगा? यह रैंकिंग बताती है कि बड़ी आर्थिक ताकत होना एक बात है और बड़ी आर्थिक ताकत होते हुए दुनिया के प्रति जिम्मेदारी को निभाना दूसरी बात है। और इसमें भारत अमेरिका और चीन से कहीं आगे है। यही वजह है कि ट्रंप से टकराव के बीच 27 देशों वाला यूरोपीय यूनियन भारत की तरफ उम्मीदों को लेकर देख रहा है। जो डील दशकों से अटकी पड़ी थी, उस डील को अब यूरोपीय यूनियन बिना देरी के निपटाना चाहता है। और जिस डील को लेकर यूरोपीय देश पहले नानुकुर कर रहे थे, उसी डील को पूरा करने के लिए यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष भारत आने वाली हैं। भारत आने से पहले उन्होंने भारत के साथ होने वाली डील को मदर ऑफ ऑल डील बताया। कहा कि यह ऐसी डील होगी जो 200 करोड़ लोगों के लिए मार्केट तैयार करेगी। अब आपको यह बताता हूं कि यह मदर ऑफ ऑल डील है क्या और इसे क्यों मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। दरअसल 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेता भारत आ रहे हैं। 27 जनवरी को भारत यूरोपीय यूनियन के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन को आप देखेंगे और कहा जा रहा है कि सम्मेलन में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को 27 देशों वाले यूरोपीय यूनियन के बाजारों का एक्सेस मिलेगा। यूरोप के बाजार खुल जाएंगे। कम टैरिफ या बिना टैरिफ के भारत का सामान यूरोप में बिकने लगेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के मुताबिक यह डील भारत के लिए दुनिया के सबसे अमीर और भरोसेमंद आर्थिक ब्लॉक EU के दरवाजे खोलेगा। इस ब्लॉक की GDP 122 लाख करोड़ रुपए और बाजार में 45 करोड़ अमीर उपभोक्ता हैं। भारत के कपड़े, भारत की दवाएं, स्टील, पेट्रोलियम उत्पाद और मशीनरी ऐसे मुख्य निर्यात पर टैरिफ कम होंगे। भारतीय कंपनियों को जो अमेरिका के टैरिफ से झटका लगा, उसकी भरपाई हो पाएगी। यानी एक तरफ तो भारत को और फायदा होगा। ट्रंप के टैरिफ से भारत को कोई बड़ा नुकसान वैसे भी नहीं दिख रहा था अगर हम GDP की बात करें। और दूसरी तरफ जो यूरोपीय देश हैं वो भारत के और करीब आ रहे हैं, ट्रंप को आंखें दिखा रहे हैं। यह डील भारत और यूरोप के लिए जितनी अहम है उतनी ही उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह डील ऐसे वक्त में हो रही है जब ट्रंप यूरोप पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं और भारत पर टैरिफ लगा ही चुके हैं। अब भारत और यूरोप मिलकर मेगा डील के जरिए ट्रंप को आईना दिखाने जा रहे हैं। इस वजह से यूरोपीय यूनियन भी भारत से होने वाली इस डील को लेकर बहुत उत्साहित है, क्योंकि भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इसलिए यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला कह रही हैं कि डील से फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। यानी इस तरह की डील भारत से किसी ने नहीं की, इसलिए यूरोपीय यूनियन को इसका फायदा मिलेगा। इस डील को लेकर 2007 से बात चल रही थी। 2013 में बात अटकी। अब 19 साल बाद जब ट्रंप यूरोप के पीछे पड़ गए हैं, तो यूरोप भारत से किसी भी कीमत पर डील करने को बेताब है। इस ट्रेड एग्रीमेंट के साथ ही पिछले 4 साल में यह भारत का 9वां ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। और इसीलिए जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, यह भारत का समय है, आप देखिए ग्लोबल परिस्थितियां भी ऐसी बन रही हैं कि जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से अटके हुए डील हैं वो होने लग रहे हैं। यह भारत का टाइम है बॉस। यूरोपियन यूनियन इस डील के साथ ही ट्रंप को मैसेज भी दे देगा कि तुम टैरिफ खेलते रहो, यहां हम भारत से डील करके निकल लिए। भारत से डील में सबको फायदे का सौदा दिख रहा है, क्योंकि दुनिया भर के अलग अलग सर्वे, रिपोर्ट, रैंकिंग, हर कोई कह रहा है भाई कि नरेंद्र मोदी के भारत में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी तरक्की की गारंटी है। और भारत की तरक्की के साथ दुनिया जुड़ना चाहती है, क्योंकि युद्ध के माहौल में जहां दुनिया के बाकी देशों में सरकारें टिक नहीं रही, महंगाई से देश परेशान है, उस दौर में भारत की कंपनियां अपने ग्रोथ को लेकर निश्चिंत हैं। आप देखिए, PwC ने हाल ही में ग्लोबल CEO सर्वे किया। PwC मतलब प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, दुनिया की टॉप 4 अकाउंटिंग फर्म में आती है। इस कंपनी ने दुनिया के 4454 CEO का सर्वे किया, जिसमें भारत के भी 50 CEO शामिल थे। इन CEO से ग्रोथ, निवेश, रिस्क को लेकर सवाल पूछा गया। इस सर्वे में 77% भारतीय CEO ने अपनी कंपनी की ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंस दिखाया, जबकि केवल 55% ग्लोबल CEO ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट थे। इस साल रेवेन्यू में बढ़ोतरी को लेकर 57% भारतीय CEO कॉन्फिडेंट हैं, जबकि 30% ग्लोबल CEO। इतना ही नहीं, भारत अब दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर का देश बन चुका है जहां ग्लोबल CEO इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। पिछले साल की तुलना में 6% ज्यादा CEO भारत में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। और हमने आपको पाठशाला में पहले भी बताया था कि कैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां भारत में बड़े निवेश का प्लान कर रही हैं।
भारत की इसी आर्थिक ताकत की वजह से हाई प्रोफाइल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी भारत की आर्थिक ताकत दिख रही है। आज की डेट में पीएम मोदी ने भारत को वो ताकत बनाकर रखा है जो अपनी शर्तों पर डील करता है। अपने हितों से भारत कोई समझौता नहीं करता, फिर चाहे सामने यूरोप के देश हो, अमेरिका हो, कोई हो भाई। मेरा फायदा नहीं तो तुम जाओ रहो अपने में। हाल ही में विदेश मंत्री ने कश्मीर के मुद्दे पर पोलैंड के मंत्री को मुंह पे सुना दिया था। ऐसा ही कुछ दावोस में भी करने की कोशिश हुई तो भारत ने तगड़ा जवाब भी दिया। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक चर्चा के दौरान आईएमएफ ने भारत को सेकंड टियर की एआई पावर बताया था। एआई पावर को लेकर सेकंड टियर का बोल दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कड़ा विरोध जताया, कहा कि आईएमएफ का क्राइटेरिया ही गलत है। सुनिए दावोस में क्या हुआ। And I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness, and in terms of AI talent. All the three, actually on AI talent it is number 2. So I don't think your classification in the second bouquet is right. It's actually in the first. यानी भारत इकोनॉमी के मामले में तो नंबर 1 है ही, लेकिन एआई के मामले में भी कोई हमको पीछे समझे ये भारत को स्वीकार नहीं है। तुरंत मुंह पे जवाब दिया गया। इधर पीएम मोदी लगातार भारत को मजबूत कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की ग्रोथ इंजन के साथ जुड़ना चाहते हैं। उधर ट्रंप हैं जो पूरी दुनिया से दुश्मनी करने बैठे हैं। दुनिया भर में ट्रंप की नीतियों का विरोध हो रहा है। अमेरिका के अंदर ट्रंप का भारी विरोध शुरू हो गया है। ट्रंप सरकार को 1 साल पूरा हो गया और इस मौके पर पूरे अमेरिका में जगह जगह ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी चल रही है अमेरिका में। उधर स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप की कूटनीति को मूर्खता बता दिया। लोग करेंगे एकदम मूर्ख है भाई। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कह दिया कि यूरोप को एकजुट होकर स्टैंड लेना होगा। चाहे टैरिफ की बात हो या फिर वेनेजुएला पर अटैक हो या फिर अब ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद हो, इन सारे फैसलों और नीतियों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी हो रही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रीनलैंड के कब्जे का पोस्टर डाला था जिसमें ट्रंप अमेरिकी झंडा लेकर ग्रीनलैंड की धरती पर खड़े दिखाए गए। Probably the biggest statement I made because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. यह आदमी सुबह उठ के कुछ बोलता है, दिन में कुछ बोलता है, रात में कुछ बोलता है और इसीलिए अब दुनिया ने इसका सुनना बंद कर दिया। लेकिन इधर ट्रंप की फजीहत हो रही है और इस फजीहत की अगर आप देखेंगे जो सिलसिला है, एक तरफ जब से भारत से भिड़ना शुरू किया अमेरिका ने और जब से मुनीर से दोस्ती की, ट्रंप के सितारे भी गर्दिश में चले गए। वो पनौती पाकिस्तान जो है इनको भी डुबाए बैठा है। ट्रंप की फजीहत तो हो ही रही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही। पाकिस्तान बांग्लादेश भारत को घेरने निकले थे लेकिन उनकी खुद की बेइज्जती हो गई। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश और पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। आईसीसी ने बांग्लादेश की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग की थी। सिक्योरिटी का हवाला देख और पाकिस्तान ने साथ दिया था कि ना ठीक कर रहा है बांग्लादेश। दोनों को आईसीसी ने औकात दिखा दी। आज आईसीसी की बैठक हुई, बांग्लादेश के मैच शिफ्ट करने की मांग को बहुमत से खारिज कर दिया गया। बांग्लादेश के अलावा सिर्फ पाकिस्तान ने मैच शिफ्ट करने के प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, जबकि आईसीसी बोर्ड के बाकी 14 सदस्यों ने बांग्लादेश के प्रस्ताव को उठाकर डस्टबिन में डालने की बात कर दी। इस बैठक के बाद आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से साफ कर दिया कि वो इस फैसले की जानकारी अपनी सरकार को दे दें। यह सब नहीं होगा, खेलना तो इंडिया में खेलो। साथ ही आईसीसी ने बांग्लादेश को कह दिया कि 1 दिन की मोहलत दे रहे हैं, अगर मन बनाना है तो बनाओ। सिक्योरिटी असेसमेंट में सामने आया कि बांग्लादेश के प्लेयर्स, मीडियाकर्मी, ऑफिशियल्स और फैंस को भारत में कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही आईसीसी ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि अगर वो भारत में खेलने से इनकार करता है तो तुमको उठा के टूर्नामेंट से बाहर कर देंगे और उसकी जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में खिला देंगे। अब सोचिए कितनी बेइज्जती है। पाकिस्तान गया था साथ में सट ने किया, मैं सटूंगा बांग्लादेश से तो बांग्लादेश की बात सुनी जाएगी। दोनों को बाहर मुर्गा बनाकर खड़ा कर दिया गया, जैसे क्लास के बाहर करते हैं वैसा वाला हाल असली में नहीं बना है। बांग्लादेश को कहा खेलना खेलो, नहीं तो जाओ स्कॉटलैंड को खिला। सोचिए कंपैरिजन भी हो रहा है किससे, नहीं खेलोगे तो जाओ स्कॉटलैंड खेल लेगा। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाना है। टूर्नामेंट में बांग्लादेश को ग्रुप सी में रखा गया है। उसके 3 ग्रुप मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले जाने हैं, जबकि आखिरी ग्रुप स्टेज मैच मुंबई में होना है। इधर पाकिस्तान में ऐसे काम हो रहे हैं जिससे पाकिस्तान की अलग छीछा लेदर हो रही है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में पिज्जा हट ब्रांड के एक नए आउटलेट का उद्घाटन किया। देख रहे हैं, रक्षा मंत्री पिज्जा का आउटलेट खोलने गया था, बाकायदा अंदर जाकर मुआयना कर रहे कि पिज्जा हट खुला है। कुछ ही घंटे में पता चला कि पिज्जा हट का आउटलेट फर्जी था। भाई पूरा देश ही फर्जी है भाई। पिज्जा हट का फर्जी आउटलेट रक्षा मंत्री खोलाया, क्योंकि उद्घाटन की तस्वीरें वायरल हो रही थी। पिज्जा हट ने पाकिस्तान से कह दिया कि अरे ये तो फर्जी है जी, तुम लोग क्या कर रहे हो। पिज्जा हट करा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, फर्जी आउटलेट खोले हैं ये लोग। क्या ही देश है भाई, कुछ नाम अलग रख लेते। पिज्जा हट रखे, पिज्जा हट वाले कहने के हट, ये पिज्जा हट नहीं है। खैर, ये सब तो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। अब घर में क्या चल रहा है, पाठशाला में अगली क्लास में आपको बताता हूं। इधर मोदी के हिंदुत्व पर नया अटैक, उधर ओवैसी ने मुस्लिम वोट के ठेकेदारों को खुला ललकार दिया है। भाई मोदी के हिंदू वोट को तोड़ने और ओवैसी को साथ जोड़ने के लिए इंडिया वो कर रहा जो किसी ने सोचा ना होगा। अब इसका चैप्टर उधर वर्ल्ड डिप्लोमेसी में ट्रंप को मोदी का तोड़ नहीं दिख रहा। इधर इंडी वालों को देश के अंदर मोदी से कैसे पार पाना है यह समझ नहीं आ रहा। बिहार और महाराष्ट्र ने जिस तरह दिखा दिया कि मोदी के नाम पर आसानी से बढ़ जाने वाला हिंदू आज की डेट में बंटने को तैयार नहीं है, और उधर ओवैसी ने मुस्लिम वोट के साथ अलग खेला कर दिया। पूरे इंडी गठबंधन के पैरों तले मानो जमीन निकली हुई है। राहुल गांधी की कांग्रेस से लेकर अखिलेश यादव की सपा तक सब परेशान है भाई। ओवैसी ने भी मुस्लिम वोट के नाम पर राजनीति करने वालों को ललकार दिया है कि मुस्लिम वोट की जो चौधराहट थी वो अब खत्म हो रही है। मुस्लिम अपना लीडर खुद चुन रहा है, यानी इंडी गठबंधन का मुस्लिम वोट भी खतरे में है। इसी वजह से अब इंडी गठबंधन हिंदू एकता का नैरेटिव तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जात पात अगड़े पिछड़े में बटा हिंदू इंडी गठबंधन की राजनीति को शायद सूट करता है, इसलिए अब इंडी गठबंधन नए तरीके से हिंदू एकता और ओवैसी का तोड़ खोजने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए कैसा कैसा काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू नहीं, हिंदुत्व के साथ है। सावरकर की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कर रहे हैं। शंकराचार्य के सहारे बीजेपी को सनातन विरोधी कह रहे हैं। अखिलेश यादव मुस्लिम वोट के लिए ओवैसी को साध रहे हैं। ओवैसी मुस्लिम वोट की ताकत राहुल अखिलेश को दिखा रहे हैं। मोदी के हिंदुत्व और ओवैसी के मुस्लिम कार्ड से इंडिया गठबंधन पूरा बौखलाया हुआ है भाई। और अभी तो ये महाराष्ट्र और बिहार के नतीजों के बाद का इनका पैनिक मोड है। अगर बंगाल और यूपी में भी हिंदू मोदी के नाम पर नहीं बटा और मुस्लिम वोट बटकर ओवैसी के पास चला गया तो इस देश की पॉलिटिक्स सिर के बल खड़ी हो जाएगी बॉस। और इसी घबराहट में कैसे अचानक से इंडी गठबंधन हिंदू हिंदू करने लगा है। पीएम मोदी पर हिंदुत्व को लेकर कैसे रोज नए अटैक हो रहे हैं। ओवैसी ने कैसे मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदारों को तगड़ा जवाब दिया है। ओवैसी के पार्टी के लेडी लीडर को लेकर क्या हंगामा मच गया है, आज सब लेकर आया हूं। लेकिन पहले एक ट्रेलर देख लीजिए। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है। भाजपा हिंदू धर्म के साथ नहीं है, हिंदुत्व के साथ है। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद से एकदम से मोदी को एंटी हिंदू बताने वाला नैरेटिव जोर पकड़ रहा है। कभी मंदिर टूटने के फर्जी वीडियो के जरिए, कभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सो कॉल्ड अपमान के बहाने। लेकिन अब कांग्रेस एक कदम और आगे चली गई। दिग्विजय सिंह ने तो सर्टिफिकेट टाइप जारी कर दिया कि बीजेपी और आरएसएस का तो धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदू की बात नहीं करते, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। सुनिए दिग्विजय सिंह को एक बार। भाजपा हिंदू धर्म के साथ नहीं है, हिंदुत्व के साथ है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोगों को डराते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। अब देश का बंटवारा नहीं, यहां मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है, शहरों में बंटवारा हो रहा है। यानी इनको बहुत आग लगी हुई है कि भाई बाप रे बाप,
हिंदुत्व के सहारे मोदी जो है वो देश को बांट रहे हैं। ये सब अभी हिंदू हिंदू कर रहे हैं बॉस, क्योंकि इनको समझ में आने लगा है कि भाई हिंदू का वोट भी कंसोलिडेट होकर पड़ सकता है। दिग्विजय सिंह को कभी राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता था। दिग्विजय सिंह एक तरफ बीजेपी को सनातन विरोधी बता रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोट भी साधने में लगे हुए हैं। मुस्लिम वोट के लिए दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि धार के भोजशाला में जुमे की नमाज का समय तय किया जाए। भोजशाला पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही दावा करते हैं। इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है, जिस दिन मां सरस्वती की पूजा भोजशाला में होती है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि बसंत पंचमी को पूरे दिन सरस्वती पूजा की अनुमति दी जाए, लेकिन दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय से दोपहर 1 बजे तक और उसके बाद 3:30 बजे से सूर्यास्त तक की जाए। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का समय शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए दे दी जाए। दरअसल इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हिंदू वोट नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, मुस्लिम वोट बैंक तो है ही, लेकिन इंडी गठबंधन के लिए नई मुसीबत ओवैसी बन गए, जो अब मुस्लिम वोट बैंक में डायरेक्ट सेंध लगा रहे हैं। और इसीलिए इनको हिंदू की भी बात करनी पड़ रही है, मुसलमान को भी लेकर चलना पड़ रहा है। नहीं तो पहले तो एक तरफा काम चलता था। अब देखिए कैसे ओवैसी ने इंडी गठबंधन की हालत पतली कर दी। बिहार चुनाव में ओवैसी के 5 विधायक जीते। लालू राहुल ने ओवैसी को भाव नहीं दिया था। ओवैसी ने कई बार गठबंधन के लिए कहा, लेकिन ये नहीं माने। एआईएमआईएम ने कांग्रेस आरजेडी को का वोट काट दिया। फिर महाराष्ट्र में ओवैसी ने कमाल दिखाया, महानगर पालिका चुनाव में 125 वार्ड जीत लिए, बीएमसी में सपा से ज्यादा सीटें जीत ली। अब ओवैसी की नजर बंगाल चुनाव पर है। जो इंडी गठबंधन खुद को मुसलमानों का चौधरी मान रहा था, उसकी चौधराहट को ओवैसी चैलेंज दे रहे हैं। सुनिए खुला चैलेंज दे रहे हैं ओवैसी कैसे। इनको लग रहा है कि पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम पूरा डिस्टर्ब हो गया एमआईएम और ओवैसी से। हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। आप जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। और अगर ये जो इल्ज़ाम लगाने वालों को तकलीफ इस बात की है कि वो घर बैठकर राजनीति करते थे और सौदेबाजी करते थे, ये एजेंट हैं, ब्रोकरी का काम करते थे, हम इनकी दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ओवैसी के बढ़ते ग्राफ से सबसे ज्यादा अखिलेश यादव परेशान होंगे। समाजवादी पार्टी का पुराना फॉर्मूला रहा है MY, मुस्लिम और यादव। यही लालू यादव का बिहार में था, नहीं चल पाया। अब अखिलेश यादव को लग रहा है यही यूपी में हो गया तो फिर क्या ही करेंगे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया था। 2022 में मायावती ने 87 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, कांग्रेस ने 75, अखिलेश यादव ने 64 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। कांग्रेस और मायावती का एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता, लेकिन अखिलेश यादव के 31 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीत गए थे। यानी 2022 में अखिलेश यादव को मुसलमानों का भरपूर समर्थन मिला था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ओवैसी ने अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में एआईएमआईएम का नया कार्यालय खोल दिया है। यानी ओवैसी अब अखिलेश को उनके गढ़ में चुनौती दे रहे हैं बॉस। ओवैसी की पार्टी का कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी में वो 30 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। सुनिए ओवैसी को। समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव जी हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए 41 सांसदों को ट्रेनिंग दी गई आज, लेकिन जनता में बैरिस्टर ओवैसी साहब के प्रति जो सम्मान है, जो अपार प्रेम है, वो ये इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कम से कम 30 विधायक जीतने जा रहे हैं। हालत यह है कि खुद समाजवादी पार्टी ओवैसी को अपने लिए खतरा मान रही है। अब तो ओवैसी के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन की चर्चा होने लगी। हाल ही में अखिलेश ने अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की थी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में ओवैसी पर चर्चा हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो भी बीजेपी को हराने में साथ आएगा उसका स्वागत है। सुनिए एक बार। ये बता दीजिए, क्या एमआईएम का नाम आया बैठक में? बता दीजिए बस। आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आप कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। एमआईएम भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। देख रहे हैं आप किस तरीके से सुर बदल गए। ये लोग ओवैसी को एकदम पास खड़ा होने देने को तैयार नहीं थे। आज की डेट में कह रहे हैं कि जो बीजेपी को हराएगा उसको साथ ले आएंगे, साथ ले आएंगे। बिना साथ लिए सबका जो है ना, सबकी हालत खराब हो रही है, इसलिए ओवैसी की बात कर रहा है। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर। बॉर्डर पर पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा। फिदाइन हमले और बैट एक्शन की तैयारी में है क्या मुनीर? पाकिस्तान नहीं सुधरा, क्या नई खबर आ गई? कब होने वाला आतंकी हमला? मोदी छोड़ेंगे नहीं इस बार क्या? आतंकियों के साथ मुनीर की मीटिंग बहुत जल्द। पाक का फाइनल इलाज होना तय हो गया है क्या?
अब इसका चैप्टर। एक बार के लिए किसी पशु की पूंछ सीधी हो जाए लेकिन पाकिस्तान सुधर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 1 में भारत के हाथों पिटा पाकिस्तान, वहां की सेना, वहां के आतंकी, भाई ये लोग सब बदले की आग में जल रहे हैं। औकात है नहीं लेकिन प्लानिंग फुल कर रहे हैं। अब जब भारत 26 जनवरी की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान को जिन हथियारों से फोड़ा था, गणतंत्र दिवस में उसकी झांकी निकलने वाली है, तो मुनीर एंड इनकी जो कंपनी है, इनकी सांसें फूल रही। इंडियन आर्मी की इसी ताकत से घबराए मुनीर ने भारत पर अटैक करने का नया प्लान बनाया है। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान ने आतंकियों को कहा जा रहा है कि काम पे लगा भी दिया है। बताया जा रहा है कि मुनीर ने आतंकियों के साथ बड़ी मीटिंग की है और इस मीटिंग में आतंकी ग्रुप्स को नया काम सौंप दिया गया है। पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप्स अब भारत में कहा जा रहा है कि बैट एक्शन प्लान की तैयारी में। भारत में फिदाइन हमले के लिए भर्ती शुरू कर दी गई है। कश्मीर में आतंकियों को एक्टिव कर दिया गया है। यानी एक तरफ मुनीर आतंकियों के बल पर युद्ध लड़ना चाहता है, दूसरी तरफ भारत की तैयारी से भी घबराया हुआ है। भारत के कौन से हथियारों ने मुनीर और पाकिस्तान को बेचैन कर रखा है, आज आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि मुनीर की सेना को फोड़ने के बाद भारत में मुनीर के आतंकियों को कैसे चुन चुन कर मारा जा रहा है। और 26 जनवरी से पहले ही भारत ने आतंकियों की वो लिस्ट जारी कर दी जिसे देखकर मुनीर का पूरा प्लान जो है वो फेल हो सकता है क्या। पीएम मोदी की हर चाल मुनीर पर भारी पड़ रही है। दुनिया में मुनीर की डिप्लोमेसी फेल हो गई। खैरात में पैसे नहीं मिल रहे और भारत के खिलाफ किसी का साथ भी नहीं मिल रहा। अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से मुनीर ऐसा घबराया है कि उसने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाल लिया है। मुनीर ने बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट को नया मिशन सौंपा है, लेकिन यह मुनीर का प्लान भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रेस कर लिया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप्स बैट के साथ मिलकर भारतीय सेना पर हमले की योजना बना रहे हैं। बैट के साथ हमले के लिए 3 आतंकी ग्रुप्स तैयार किए गए हैं। पहला ग्रुप है अल बद्र, जिसका कमांडर है अबू फियान, जो पीओके में कोटली में मौजूद है और आतंकी हमले की फिराक में है। लश्कर का दूसरा ग्रुप आतंकी अबू रजा के साथ एलओसी के अखनूर सेक्टर के पार सक्रिय है और लश्कर का तीसरा ग्रुप आतंकी शफकत के साथ एलओसी के करीब पहुंच गया है और अभी पीओके में मौजूद है। पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम को यह काम इसलिए सौंपा गया है क्योंकि पिछले काफी समय से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश भारतीय सेना नाकाम कर दे रही। बैट पर मुनीर को क्यों भरोसा है वो भी आपको बताता हूं। बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट पाकिस्तान की एक विशेष टुकड़ी है जिसमें पाकिस्तानी सेना के कमांडो और सीमा पार के आतंकवादी शामिल होते हैं। यह टीम सीमा पर अचानक और तेज हमलों के लिए कुख्यात है। बैट का मुख्य उद्देश्य है भारतीय चौकियों पर हमला करके नुकसान पहुंचाना, घात लगाकर गश्ती दल पर गोलाबारी करना और आतंकियों को एलओसी पार करने में मदद करना। लश्कर तैयबा ने कश्मीर में हमले की एक और योजना भी बनाई है। लश्कर और इस्लामिक स्टेट खोरासान यानी आईएसकेपी साथ मिलकर फिदाइन हमलावर तैयार कर रहे हैं। लश्कर ने 12 फिदाइन आतंकियों की एक फौज बनाई है। 12 फिदाइन को 4-4 के 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, जिसकी कमान आतंकी अबू हुरैरा, मोहम्मद उमर और अबू दुजाना के हाथ में। आतंकियों के इस हाइब्रिड मॉड्यूल को लश्कर का टॉप कमांडर हुजैफा बक्करवाल संभाल रहा है। आतंकियों का प्लान है कि अगले 6 महीने में हर ग्रुप में 15 से 20 आतंकियों को जोड़ा जाए। 45 से 60 अफगानिस्तान के आतंकियों को जोड़ने के लिए भर्ती भी शुरू कर दी गई है और इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी में आईएसकेपी और लश्कर का जॉइंट हेडक्वार्टर बनाया गया है। मैंने कहा ना, ये नहीं सुधर सकते भाई, ये अलग लेवल पे प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे फिदाइन हमला कर ले, कैसे बैट एक्शन हो और आतंकी घुसा दे। एक तरफ आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में है, दूसरी तरफ भारतीय सेना आतंकियों का काल बनी हुई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना ने आतंकियों को घेर रखा है। बताया जा रहा है कि किश्तवाड़ में जंगलों में 3 से 4 आतंकी हो सकते हैं जिन्हें सेना ने ट्रेस कर लिया है और कभी भी एनकाउंटर हो सकता है। इस बीच आतंकियों का राशन भी सेना को मिला है, जिसमें गैस सिलेंडर, चूल्हा, चावल, आटा, मसाले सब मिले हैं। सामान को देखकर लग रहा है जैसे आतंकी कई दिनों तक यहां रहने के लिए आए थे, लेकिन सेना ने उनका प्लान फेल कर दिया। जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 30 से 35 आतंकवादी सक्रिय हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए सुरक्षा बल लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चला रहे हैं। इस बीच 3 आतंकियों की तस्वीर भी सामने आई है। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला है कि जैश ए मोहम्मद के ये तीनों आतंकवादी इस वक्त उधमपुर और कठुआ के बीच एक्टिव है। मावी और उस्मान पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, जबकि अख्तर अली कठुआ का ही रहने वाला बताया जा रहा है। आतंकी अख्तर अली का कोडनेम निक्कू है और वो 2003 में पाकिस्तान चला गया था। बताया जा रहा है कि वो 2023 में वापस लौटा है।
इधर दिल्ली में भी आतंकियों को लेकर अलर्ट किया गया है। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में आतंकियों के पोस्टर लगाए गए। इंटेलिजेंस एजेंसीज को जानकारी मिली है कि आतंकी देश के कई शहरों में 26 जनवरी से पहले बड़ा हमला करने की फिराक में। आतंकियों ने इस मिशन को सीक्रेट कोड नेम 2626 दिया है। 2626 का मकसद गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी साजिश को अंजाम देना है। आतंकियों के निशाने पर देश के बड़े मंदिर और भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। अयोध्या का राम मंदिर और जम्मू का रघुनाथ मंदिर आतंकियों की लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है, जहां इनपुट के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से ज्यादा अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। इस अलर्ट के बाद दिल्ली में भी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। पीएम मोदी ने मुनीर की आतंकियों वाली एक एक साजिश पहले ही नाकाम की। अब मुनीर को 26 जनवरी के लिए भारत की तैयारी देखकर घबराहट तो होती ही होगी कि भाई यही वो हथियार है जिन्होंने पहले फोड़ा था। भारत ने ऐसी तैयारी की है जैसे आज ही युद्ध होने वाला है। दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने के लिए सेना की भैरव बटालियन पहुंच चुकी है। यह सेना की ऐसी यूनिट है जो 24 घंटे दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार रहती है। वहीं इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड भी बहुत खास होगी। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली परेड होने जा रही है। इसमें पहली बार फेज्ड बैटल एरे फॉर्मेशन दिखाया जाएगा, यानी युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल कैसे होता है उसी क्रम में उनको दिखाया जाएगा। रिपब्लिक डे परेड में कई स्वदेशी हथियार और सिस्टम शामिल होंगे जो भविष्य की लड़ाइयों में दुश्मन पर घातक हमला करने में सक्षम है। तो भाई उधर पाकिस्तान जो है वो फिर वही कोशिश में कि कैसे भारत में आतंकी हमला कर दें। भारत तैयारी किए बैठा, आओ आओ तुम बताते हैं तुमको। खैर पाकिस्तान के आतंकी तो आएंगे नहीं आएंगे ये वक्त बता देगा, लेकिन इस वक्त जो ठंड जा रही है वो वाकई जा रही है, लौट के आएगी। पाठशाला में अगला चैप्टर, कहीं बर्फ के पहाड़, कहीं इतनी बारिश की सब बह गया। मौसम ने क्या ही गजब कर रखा है। उत्तराखंड हिमाचल से आ रही खबर क्या कह रही है, ठंड गई या फिर लौटने वाली है? इन दिनों पूरी दुनिया में बर्फबारी को लेकर एक जगह की चर्चा है, जहां की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया कह रही है कि बाप रे बाप बर्फ गिरी है। यह रूस का कामचटका प्रायद्वीप है, जहां आए बर्फीले तूफान के बाद ऐसी बर्फबारी हुई कि कई मंजिला घरों के बगल में बर्फ के पहाड़ बने नजर आए। सड़कें, गाड़ियां कई मीटर बर्फ में दब गईं। कामचटका में इस भयंकर बर्फबारी ने पिछले 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रूस ही नहीं, चीन और जापान से लेकर अमेरिका तक में भारी बर्फबारी हो रही है, जो लोगों के लिए मुसीबत बन गई। उड़ानें रद्द हो रही हैं, बुलेट ट्रेन ठप पड़ गई है और हाईवे पर गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं। देखिए ये अमेरिका में मिशिगन में क्या हुआ है। उधर भूमध्य सागर में ऐसा तूफान आया कि समंदर में ऐसी ऊंची लहरें उठी कि लहरों के साथ हुई तेज बारिश से यूरोप के कई देशों में भयंकर बाढ़ आ गई। इधर दिसंबर बीत चुका है, जनवरी का तीसरा हफ्ता खत्म होने वाला है और एक तरफ भारत के पहाड़ों में लोग भारी बर्फबारी के लिए तरस रहे हैं इस बार। अब वहां इतनी बर्फ गिर जा रही है कि पहाड़ बन जा रहे हैं, कहीं बारिश से तूफान आ जा रहा है। पाठशाला में गजब कर रहे इस मौसम की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। भारत में ठंड गई या अभी लौटेगी बताऊंगा। सबसे पहले रूस के कामचटका में हुई उस बर्फबारी की बात, जिसके 26 जनवरी तक जारी रहने का अलर्ट, जिस बर्फबारी की वजह से वहां इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। पूरी दुनिया में इस जगह की चर्चा हो रही है। शुरुआत में तो लोगों ने कामचटका से आ रही बर्फबारी की हैरान करने वाली तस्वीरों को AI जनरेटेड समझा कि भाई इतनी बर्फ थोड़ी गिर सकती है। फिर पता चला कि अरे नहीं बॉस, कामचटका में तो बर्फ के पहाड़ बन गए, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के बीच में घर बने हुए हैं। इस तस्वीर को देखिए, किस तरह हाई राइज बिल्डिंग के बगल में बर्फ के पहाड़ बने नजर आ रहे हैं और इमारतों की चौथी मंजिल तक बर्फ का ढेर लग गया है। लोग ऊपर पहुंचने के लिए इसी पे चढ़ के घर में घुस जा रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, कई मंजिला इमारतों के बगल में बने बर्फ के पहाड़ पर किस तरह मस्ती करते लोग नजर आ रहे हैं। कामचटका के प्रशासन को लोगों से बर्फ के ढेर पर नहीं फिसलने की एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है, क्योंकि कुछ जगहों पर बर्फबारी रुकने के बाद इमारतों के बगल में बने बर्फ के पहाड़ टूटकर गिर भी रहे हैं। ऐसे में इन पर मस्ती जानलेवा साबित हो सकती है। घरों के सामने ही नहीं, कामचटका के ज्यादातर इलाकों में दुकानों के सामने भी बर्फ का ऊंचा ढेर लग चुका है। इस तस्वीर को देखिए, दुकान के गेट तक पहुंचने के लिए यह शख्स कैसे बर्फ में फिसलता हुआ नजर आ रहा है। फैक्ट्रीज के गेट के सामने भी इतनी बर्फ जमा हो चुकी है कि अंदर पहुंचने के लिए लोगों को टनल बनानी पड़ रही। देख रहे हैं, लोग तब जाके काम पे पहुंच पा रहे। कामचटका के कई इलाकों में पहाड़ लगातार गिर रही बर्फ से लद चुके हैं। ऐसे में एवलांच का खतरा भी बढ़ गया और इससे बचने के लिए रेस्क्यू एजेंसी के लोग आर्टिफिशियल एवलांच क्रिएट कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, कैसे पहाड़ से ढेर सारी बर्फ बादल की तरह नीचे आते दिख रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की वजह से जमा हो रही बर्फ के वजन को कम किया जा सके।
रूस के कामचटका में हो रही रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी की कुछ और तस्वीरें आगे दिखाएंगे। पहले देखिए कामचटका में आए इस बर्फीले प्रलय की वजह। दरअसल समुद्र तल से करीब 15,500 फीट की ऊंचाई पर बसा कामचटका प्रायद्वीप प्रशांत महासागर और आर्कटिक के प्रभाव वाले ओखोत्स्क सागर के बीच में है और रूस का पूर्वी इलाका है। इसकी भौगोलिक स्थिति से भारी बर्फबारी के लिए आदर्श बनाती है। इस बार दिसंबर और जनवरी में ओखोत्स्क सागर और प्रशांत महासागर के ऊपर कई चक्रवाती तूफान बने। महासागर से बहुत ज्यादा नमी लेकर आई ये चक्रवात कामचटका पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठे। नमी लेकर आई ये तूफान ठंडी हवाओं से मिलकर बर्फ में बदल गए और भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। कामचटका में हुई बर्फबारी की हैरान करने वाली कुछ और तस्वीरें देखिए। बर्फबारी की वजह से घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां बर्फ से ढक चुकी हैं। कई जगह तो इतनी ज्यादा बर्फ जमा हो चुकी है कि लोगों को अपनी गाड़ी तक पहुंचने के लिए फावड़े की मदद से कई फीट बर्फ को का जो ढेर है उसको हटाना पड़ रहा है। एक और तस्वीर देखिए, बर्फ में दब चुकी गाड़ी को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। देख रहे हैं, उसके ऊपर पूरा बर्फ है भाई, गाड़ी के ऊपर उसको क्रेन से खींच के निकाल रहा है। 3 से 4 फीट ऊंची बर्फ है गाड़ी के ऊपर। गाड़ी अलग कह रही है कि अगर थोड़ा हिलाओ तो मैं इसको गिरा दूं। एक और तस्वीर देखिए, इस शख्स की कार पूरी तरह बर्फ में ढक गई है। अपनी कार का पता लगाने के लिए काफी देर तक इस शख्स को हाथ से बर्फ को हटाना पड़ता। अब दिखा रहे यहां हो तो कुछ ऐसा ही हाल रूस के कामचटका प्रायद्वीप के ज्यादातर इलाकों का है। लोग फावड़ों की मदद से कई फीट बर्फ में दब चुकी अपनी गाड़ियों को ढूंढते नजर आ रहे हैं। हर तरफ बर्फ का ढेर लगा होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप पड़ गया है। तो कुछ लोग बर्फ में दबी बंद कार का स्टीयरिंग घुमाकर ही रील बना दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे बर्फ में सुरंग बनाकर वो अपनी कार तक पहुंचने में कामयाब हो पाए। देख रहे हैं, सुरंग बना के भाई जो है वो कार तक पहुंचा। रूस ही नहीं, अमेरिका के कई इलाकों में भी भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान ने लोगों को परेशान कर रखा है। यह अमेरिका के मिशिगन की तस्वीर है, जहां बर्फीले तूफान की वजह से बड़ा हादसा हो गया। लगातार हो रही बर्फबारी और कोहरे की वजह से एक इंटरस्टेट हाईवे पर 100 से ज्यादा गाड़ियां टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई गाड़ियां तो हाईवे से बाहर फिसलकर बर्फ में धंस गईं। इस हादसे की वजह से 30 से ज्यादा बड़े ट्रक भी हाईवे पर फंस गए। हादसे की वजह से पुलिस को दोनों तरफ का ट्रैफिक बंद करना पड़ा। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से राहत के काम में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ मिशिगन नहीं, अमेरिका के कई राज्य इन दिनों बर्फीले तूफान की मार झेल रहे हैं। बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन बढ़ती है और हर साल दुनिया के अलग अलग देशों की सड़कों में कैसे कोहराम मचता है उसकी कुछ तस्वीरें देखिए। यह तस्वीर तुर्की की है, जहां बर्फबारी की वजह से सड़क बर्फ से ढक चुकी है। ऐसे में सामान से लदा एक ट्रक मोड़ पर बेकाबू हो गया। अब भाई फिसलते हुए गाड़ी चली गई 600 मीटर खाई में। एक और तस्वीर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की देखिए, जहां सड़क पर बर्फ तो नहीं लेकिन बर्फ गलने की वजह से फिसलन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ढलान पर आ रही एक कार को बेकाबू होता देख हड़बड़ी में पुलिसकर्मी भी फिसल कर गिर गए। ये देख रहे हो, खुद गिर गया, कार भी फिसलते हुए हादसे का शिकार हुई, दूसरी गाड़ियों से टकरा गई। चीन और जापान में भी भारी बर्फबारी हुई है, लोगों का बुरा हाल है। जापान के उत्तर पश्चिमी इलाके में पिछले कुछ दिनों में इतनी बर्फ गिर चुकी है कि हर तरफ बर्फ की मोटी परत दिख रही है। कई उड़ानें रद्द हो गई हैं, बुलेट ट्रेन की सर्विस प्रभावित हो गई है। चीन के कई शहर बर्फ की सफेद चादर में ढके नजर आ रहे हैं। मकान, सड़क, जंगल सब बर्फ में दब गया है भाई। चीन में बर्फबारी की परेशान करने वाली तस्वीरों के बीच एक खुश करने वाली तस्वीर भी आई। चीन में बर्फबारी की वजह से तापमान माइनस में पहुंच चुका है और कई इलाकों में झीलें जम गई। ये तस्वीरें रूस और चीन के बॉर्डर पर स्थित जिंकाई झील की है, जो ठंड की वजह से जम चुकी है। ऐसे में आइस फिशिंग फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। इस फेस्टिवल में जमी हुई झील के बीच में छेद करके उसमें मछली पकड़ने का जाल डाला जाता है। पिछले सालों तक इस मौसम में भारत में भी उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक जमकर बर्फबारी होती थी, लेकिन इस बार अब उतनी बर्फबारी क्यों नहीं हो पाई और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में क्यों मौसम के यूटर्न की बात कही है, इसकी वजह आपको बताता हूं। पिछले कई महीनों से पहाड़ी राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर हुआ है और कम संख्या में आ रहे थे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो तूफान होते हैं जो भूमध्य सागर से बनते हैं और हिमालय में बर्फ या बारिश की वजह होते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार अब तक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए हैं वो हिमालय से नहीं टकरा पाए, इसलिए जम्मू कश्मीर लद्दाख में अब तक बर्फबारी में 97%, हिमाचल में 92% तक की कमी दर्ज की गई और उत्तराखंड में तो करीब 0% बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फ का यह सूखा अब खत्म होने वाला है। इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है उसकी वजह से अगले कुछ दिनों में पहाड़ों में भारी बर्फबारी का अनुमान है। यानी स्वेटर जैकेट रखिए मत बॉस, अभी लौटेगा ये।
और ये तो बर्फबारी की बात हुई, लेकिन यूरोप के देश इटली और माल्टा में अचानक आई बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। ये बाढ़ भूमध्य सागर में उठे हैरी नाम के चक्रवाती तूफान की वजह से आया है। बाढ़ की सबसे ज्यादा मार भूमध्य सागर में मौजूद इटली के सिसिली द्वीप पर पड़ी है। तूफान की वजह से वहां समंदर में उठी ऊंची ऊंची लहरों को देखकर अफरा तफरी मच गई। इस तस्वीर को देखिए, सिसिली में समंदर में उठी लहरों और तेज बारिश की वजह से ऐसा सैलाब आया कि सीधा रेस्टोरेंट में घुस गया। इटली की तरह भूमध्य सागर में बसे एक और देश माल्टा में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए। अचानक आए सैलाब का पानी लोगों के घरों में घुस गया। तो कहीं बर्फ की वजह से मार है, कहीं समय से पहले ठंड जा रही है, यू टर्न मारेगी कि नहीं उसकी चिंता है, और कहीं बारिश ने सब बहा रखा।